अच्छा जी, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? यस सर। अच्छा, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि भाई क्या कंस्ट्रक्टर स्टैटिक हो सकता है या नहीं। हमने यहाँ पर इसको पब्लिक कर दिया, इसको बिल्ड कर लेते हैं एक दफ़ा। सबसे पहले तो हमें यहीं पे इसने रोक दिया कि एक्सेस मॉडिफायर आर नॉट अलाउ ऑन द स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। दूसरी बात हमें ये सीखने को मिली कि जनाब कंस्ट्रक्टर अगर स्टैटिक होगा तो उसको मॉडिफायर की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो पब्लिक ही क्यों ना हो। नहीं कोई एक्सेस मॉडिफायर उसको ज़रूरत नहीं है। तो नहीं, स्टैटिक मोहम्मद वैसे कंस्ट्रक्टर, और किसको निकली? हमने क्या किया कंप्लेंट? ठीक है, तो यहाँ पर जब भी कंस्ट्रक्टर को स्टैटिक किया जाएगा तो हमें कोई मॉडिफायर देने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टैटिक का कीवर्ड लगाएं और ये लिखें। और दूसरी बात हमने क्या सीखी कि अगर उसी कंस्ट्रक्टर में कोई मेंबर यानी कोई एट्रीब्यूट अगर किसी भी क्लास का एक्सेस हो रहा है तो उसको भी स्टैटिक होना चाहिए। ये 2 पॉइंट सबको क्लियर हैं भाई स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के हवाले से? कैन आई गेट अ यस? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर इसको बिल्ड करते हैं तो कोई एतराज़ की बात नहीं है। अब देखें, ये काम भी सबको पता है कि क्या होगा कि जब भी नंबर ऑफ इंस्टेंस क्रिएट होंगे तो अब मुझे आउटपुट बताइएगा जनाब क्या होगा। ABC A1 विच इज इक्वल टू न्यू, इसी तरीके से ABC A2 विच इज इक्वल टू न्यू ABC, इसी तरीके से ABC A3 विच इज इक्वल टू न्यू ABC। काउंट में क्या वैल्यू होगी? काउंट की क्या वैल्यू 3 सर। बनेगी जी? 3। तो यानी अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट थ्री राइट लाइन करता हूँ तो ABC डॉट काउंट करूँगा तो आप सब कह रहे हैं वैल्यू होगी। कि 3 वैल्यू होगी। 0 होगी। चले मुझे फिर एक बार बताएं, तो फिर फर्क कहाँ आएगा स्टैटिक और नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर? अगर इसकी वैल्यू 3 हो गई तो फिर स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का वजूद ही क्यों हम बर्दाश्त कर रहे हैं? फिर उठा के बाहर फेंको। अब सुनिएगा, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर भले से आप उसके 50 इंस्टेंस बना लो, वो सिर्फ एक इंस्टेंस को रीड करेगा जो सबसे पहले कॉल होगा और उसके बाद ख़त्म। उसके बाद उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। इज इट क्लियर और नॉट? यानी स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है हमारी क्लास में, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर हमने बनाया और ये जो इंस्टेंस बना रहे हैं ना वो सिर्फ पहले इंस्टेंस को रीड करेगा, बॉडी रन कर देगा, उसके बाद इन तमाम इंस्टेंस को क्या कर देगा? इग्नोर मार देगा। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर ऑलवेज इम्प्लीमेंट ओनली वंस, ये डेफिनेशन है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर की। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर ऑलवेज इम्प्लीमेंट ओनली वंस। तो अब यहाँ पर इसका आउटपुट देखिए, ओनली वन। मैंने क्या कहा कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक दफ़ा चलता है, पहले इंस्टेंस को उठाकर चला देगा। 0 से इसने वैल्यू प्लस प्लस कर दी, 1 कर दी, और उसके बाद जबकि आप यहाँ पे देखें ये भी पूरा कंस्ट्रक्टर इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये भी कंस्ट्रक्टर इम्प्लीमेंट हो रहा है। ऐसे 50 कंस्ट्रक्टर आप इम्प्लीमेंट कर लो, लेकिन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर इम्प्लीमेंट ओनली वंस। अब ये मुझे बताएं, इसकी रियल वाली एग्जांपल आप क्या बताएंगे? अगर कोई पूछे कि चलो बेटा ये बताओ कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर हम क्यों बनाएंगे, वो कौन सा ऐसा सिनेरियो है, वो कौन सा ऐसा मॉड्यूल होता है कि जिसमें इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ एक दफ़ा होती है? सोचें और फिर बताइएगा जब भी याद आ जाए। ठीक है, ये मुझे बताएं, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्लियर हुआ आप सबको? कैन आई गेट अ यस? आगे बढ़े? जी सर।
अच्छा भाई, अब यहाँ पर इन्होंने कुछ कंस्ट्रक्टर की टाइप डिफाइन की हुई हैं कि जिसमें से ये वाली टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर आप सबको पता है। अच्छा, ये चीज़ और स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विद इन द क्लास, यू कैन क्रिएट ओनली वन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। ये 2 पॉइंट भी आप सबको क्लियर हो गए। यानी एक पॉइंट अगर हम और क्लियर करते जाएं, इंटीजर ए, ठीक है, तो इसको अगर बिल्ड करें तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर मस्ट बी पैरामीटर लेस। इज इट क्लियर? ये हमें ऑर्डर दे Yes, रहा है, sir. ये हमें कोई सजेशन नहीं दे रहा, ये ऑर्डर दे रहा है, ये रूल है कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कभी भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं होता। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको दूं, क्या बन सकती है रियल वर्ल्ड। अब आप लोग एग्री कीजिएगा कि क्या वाकई में ऐसा है या नहीं। आप लोग ऑनलाइन एग्जाम देने बैठते हैं, जब वंस अगर आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है तो क्या रीस्टार्ट कर सकते हैं आप लोग, या आप लोगों के ऊपर राइट होता है या नहीं? तब सर ओनली वन अटेम्प्ट। ओनली वन टाइम, टाइमर स्टार्ट हो गया, ओनली वन टाइम, खत्म। अब आप उसको सिर्फ चेक आउट ही करोगे, खत्म, दोबारा से आपका इंस्टेंस नहीं बन सकता। इज इट क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ भाई, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर में डिफॉल्ट टाइप सबको समझ में आ गई, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर सबको समझ में आ गया, और स्टैटिक कंस्ट्रक्टर सबको समझ में आ गया। अब हमारे पास 2 टाइप बची हैं, कौन सी? एक कॉपी कंस्ट्रक्टर और एक जनाब हमारे पास प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर के से क्या समझ में आता है आप लोगों को? मैं जब तक ये कोड लिख रहा हूँ, आप लोग मुझे बताएं कि क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को कॉपी कंस्ट्रक्टर से। कोड आपके सामने ही लिख रहा हूँ मैं, पब्लिक सर सेम क्लास से इनिशियलाइज होगा। सेम क्लास से इनिशियलाइज होगा मतलब? सर मतलब कि जो हमने पुराना बनाया था उसका, जैसे कि अभी हमने जो पुराना ऑब्जेक्ट बनाया था उसमें जो हमने कॉपी जो इंस्ट्रक्टर लगाए हुए थे वो सेम टाइप के थे, तो वो यही होगा। चलो सही है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों के सामने कोड लिख रहा हूँ, उस कोड को पढ़ना शुरू करो कि क्या हो सकती है इसकी वर्किंग। दिस डॉट, ये आ गया नेम विच इज इक्वल टू nm। इसी तरीके से दिस डॉट एज विच इज इक्वल टू ag। कितने कंस्ट्रक्टर नजर आ रहे हैं इस पूरी क्लास में? कितने कंस्ट्रक्टर बनाए मैंने? दो। सॉरी, वॉइस दो कट गई थी बनाए आप लोगों की। 2 कंस्ट्रक्टर नजर आ रहे हैं ना हमें, जी। और एक मेथड हमने बना लिया स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, जी सर। जो कि रिटर्न करवाएगा, क्या रिटर्न करवाएगा? एक स्ट्रिंग रिटर्न करवाएगा। अब स्ट्रिंग में क्या, द नेम ऑफ पर्सन इज, ये आ गया हमारे पास कॉन्कैटिनेट नेम, और फिर इसी तरीके से दोबारा कॉन्कैटिनेट करके स्ट्रिंग जोड़ेंगे, स्पेस देंगे, एंड
his age is, इसके बाद हम यहाँ पर कॉन्केटिनेट करके एज, अब एज तो इंटीजर में है, सही है। अगर एरर आए आप लोगों के पास तो डॉट टू स्ट्रिंग आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास डाटा, जो कि हमारे पास क्या प्रिंट करके देगा, हमारे एट्रीब्यूट की वैल्यू को प्रिंट करके देगा। अब यहाँ पे नोटिस करिए, क्लास बनाई, क्लास के अंदर दो उसके एट्रीब्यूट बनाए नेम और एज के नाम से, और जनाब यहाँ पर पहला कंस्ट्रक्टर है और ये है दूसरा कंस्ट्रक्टर, दो कंस्ट्रक्टर बनाए। अब एक कंस्ट्रक्टर में हमने क्या किया, उसी क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट बना लिया और उसी ऑब्जेक्ट से क्या किया कि जो एट्रीब्यूट थे तो उसमें क्या कह दिया कि भाई जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा इसका, इस क्लास का, और जो एट्रीब्यूट की वैल्यू आएगी वो इसी में असाइन हो जाए। और एक कंस्ट्रक्टर हमने वो बनाया जो कि एक्चुअल वैल्यू लेगा, ठीक है ना, यूज़र इनपुट लेगा। तो अब यहाँ पे नोटिस कीजिएगा हम करने क्या जा रहे हैं। अब मेन सेक्शन में आए, हमने सबसे पहले एक इंस्टेंस बनाया ABC का A1 विच इज़ इक्वल टू न्यू ABC, और यहाँ पे हमने क्या कह दिया कि भाई पहला आर्गुमेंट जनाब हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू थी और दूसरी वैल्यू क्या थी, इंटीजर वैल्यू। हमने कहा कि भाई 25 साल उम्र है और जनाब इसका नाम जो है वो कोई भी नाम रख देते हैं, अबू बकर। अब इससे क्या समझ में आ रहा है इस लाइन से कि भाई ये वाला कंस्ट्रक्टर में एनएम में वैल्यू चले गई और एज में वैल्यू चलेगी, और एज में अल्टीमेटली वैल्यू गई, नेम में वैल्यू गई तो एट्रीब्यूट में वैल्यू असाइन हो गई, एज में गई वैल्यू तो एज में वैल्यू असाइन हो गई। यही समझ में आ रहा है ना सबको। अब यहाँ पर इस इंस्टेंस को हमने कह दिया A1, इस इंस्टेंस को क्या कह दिया, A1। अब हम यहाँ पर एक और इंस्टेंस क्रिएट करने जा रहे हैं A2 के नाम से, विच इज A2 विच इज इक्वल टू न्यू। अब देखिएगा इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमने A1 का ऑब्जेक्ट पास करवा दिया। तो अब मुझे बताएं कि जब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कंसोल डॉट राइट लाइन में A2 डॉट करके प्रिंट डाटा करवाऊँगा, तो क्या मुझे अबू तो बकर और सर A1 का डेटा 25 मिलना चाहिए या नहीं। सर मिलना चाहिए। तो अब अल्टीमेटली क्या इसको कॉपी कंस्ट्रक्टर कहोगे या नहीं, एक सर कंस्ट्रक्टर की A1 वैल्यू को कॉपी कर रहा है ना। यानी अब आप यहाँ पे देखें, हमने एक कंस्ट्रक्टर क्या बनाया था कि जो कि क्लास टाइप वेरिएबल है। अब यहाँ पर नोटिस कीजिए, ये जो दूसरा कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर क्या है, ये क्लास टाइप ऑब्जेक्ट है ना, किसके टाइप का, ABC टाइप का। तो इसको जो वैल्यू यूजर से मिल रही हैं, इसने क्या किया कि A2 के इंस्टेंस में वही वैल्यू क्या कर दी, कॉपी कर दी उसके कंस्ट्रक्टर में। और हम यहाँ पर जो प्रिंट डाटा है वो किसके इंस्टेंस से कॉल करवा रहे हैं, A1 से नहीं, A2 से। और A2 को कौन वैल्यू लेके आ रहा है, A1 का ऑब्जेक्ट, और A1 को हम लोग यूज़र इनपुट करवा रहे हैं। तो अब यहाँ पर इसका आउटपुट देखिएगा, तो द नेम ऑफ द पर्सन इज अबू बकर एंड हिज एज इज 25। दिस इज द प्योर एग्जांपल ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब आ जाओ डेफिनेशन पे। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो आप सबको पता है क्या है, इसकी डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत है। फिर इसी तरीके से ये एग्जाम्पल की हुई है, इसी तरीके से पैरामीटराइज कॉपी कंस्ट्रक्टर की देखो इन्होंने डेफिनेशन क्या दी हुई है, द कंस्ट्रक्टर विच क्रिएट अ ऑब्जेक्ट बाय कॉपिंग द वेरिएबल ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। The purpose of copy constructor is to initialize a new instance of the value of an existing instance. Existing instance की वैल्यू आप न्यू इंस्टेंस में कॉपी करवाएं, यानी एग्जिस्टिंग इंस्टेंस की वैल्यू क्या है, A1 में दोनों वैल्यू है ना, आप इसको A2 जो कि न्यू इंस्टेंस है उसमें आप कॉपी करवाएं। ये है प्योर एग्जांपल किसकी, कॉपी कंस्ट्रक्टर की। अब हमारे पास जो है वो अगली टाइप आ गई स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन देख लो भाई, और कुछ की पॉइंट्स हैं। When a constructor is created as a static, it is invoked only once for all instance। भले से 85 इंस्टेंस बना लो,
लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी, ओनली वंस होगी। वो सिर्फ पहले इंस्टेंस को चलाएगा और रन कर देगा। और इसी तरीके से और द फर्स्ट रेफरेंस ऑफ द स्टैटिक मेंबर इन द ऑफ द क्लास, जो भी क्लास का पहला रेफरेंस बनेगा यानी ऑब्जेक्ट बनेगा। द स्टैटिक कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द स्टैटिक फील्ड ऑफ द क्लास। ये भी बात हमें पता चल गई थी कि अगर कंस्ट्रक्टर स्टैटिक है तो उसमें यूज़ होने वाले तमाम वेरिएबल्स क्या होने चाहिए, स्टैटिक होने चाहिए। टू राइट अ कोड दैट नीड टू बी एग्जीक्यूट ओनली वंस, ताकि वो सिर्फ एक ही दफ़ा चले। कुछ की पॉइंट है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के हवाले से। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर डज नॉट टेक एनी एक्सेस मॉडिफायर और हैव द पैरामीटर। ये बात भी सबको पता है कि भाई स्टैटिक कंस्ट्रक्टर में हम कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं लिखते। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली टू इनिशियलाइज द क्लास बिफोर द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द क्लास और एनी स्टैटिक मेंबर आर रेफरेंस। वो सिर्फ पहले इंस्टेंस को चलाएगा और जो भी उसमें मौजूद स्टैटिक इंस्टेंस होगा उसमें जो भी वर्किंग होगी वो कर देगा। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी कॉल्ड डायरेक्टली, इसको कॉल करवाना पड़ता है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को, ये डायरेक्टली कॉल नहीं होता। तो द यूज़र हैज़ नो कंट्रोल व्हेन द स्टैटिक कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट इन द प्रोग्राम। स्टूडेंट के पास भी कोई कंट्रोल नहीं होता इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। द टिपिकल यूज ऑफ द स्टैटिक कंस्ट्रक्टर इज व्हेन द क्लास इज यूजिंग अ लॉग फाइल, द कंस्ट्रक्टर यूज टू राइट द एंट्रीज ऑफ दिस फाइल। लॉग जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल करते हैं। अब ये एग्जाम्पल इन्होंने इस तरीके से ली हुई थी। अब आ जाओ, फाइनली हमारे पास हो गया प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर अगर प्राइवेट कर दिया जाए, सही है, अगर कंस्ट्रक्टर को ही प्राइवेट कर दिया जाए तो आपके हिसाब से ये वाली लाइन हम लोग लिखने के अहल हैं या नहीं जनाब? अगर हम किसी भी क्लास के कंस्ट्रक्टर को ही प्राइवेट कर दें तो क्या उस क्लास का इंस्टेंस क्रिएट हो पाएगा या नहीं? सर नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिर उसका स्कोप विद इन द क्लास रह जाएगा ना। हम मेन में तो उसको नहीं बना सकते। तो अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो व्हेन अ कंस्ट्रक्टर इज क्रिएट विद अ प्राइवेट स्पेसिफायर, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अनदर क्लास टू ड्राइव फ्रॉम दिस क्लास, नाइदर इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। अगर किसी भी क्लास का इंस्टेंस अगर कंस्ट्रक्टर हमने प्राइवेट कर दिया, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम ये ABC क्लास करते हैं और CTOR करने के बाद हमने कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिया, तो वी कैन नॉट क्रिएट द इंस्टेंस। यानी इस तरीके से हम इसका न्यू के कीवर्ड से कंस्ट्रक्टर आउटसाइड द क्लास भी कॉल नहीं करवा सकते। इट विल गिव द एरर। अब देखो ना, अब यहाँ पे ABC क्लास यहाँ पे बनी है, यहाँ पे ख़त्म। अब मेन जो सेक्शन है वो एक और क्लास में है ना, क्लास प्रोग्राम। तो अब हमने इस क्लास के कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि इसका स्कोप अब इसी क्लास के अंदर महदूद रह गया। आप आउटसाइड द क्लास यानी इसमें ये वाला काम भी नहीं कर सकते। तो आप सीधे सीधे ये कह सकते हो, अगर कोई आपसे पूछे, ये नॉर्मली हम लोग इंटरव्यूज़ में सवाल कर रहे होते हैं कि भाई अगर किसी भी क्लास के कंस्ट्रक्टर को अगर हमने प्राइवेट कर दिया तो बताइए उसका इंस्टेंस हम कैसे बनाएंगे। तो अब उसका इंस्टेंस कैसे बनाएंगे, अब जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते वो सोचते रहते हैं, आंडी शंड बोलते रहते हैं कि भाई इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा, तो इसका इंस्टेंस बन ही नहीं सकता क्योंकि इसका कंस्ट्रक्टर प्राइवेट हो गया। तो अब यहाँ पर यही तो बात कह रहे हैं कि भले से कोई और क्लास हो, यानी फॉर एग्जांपल मैं एक और अगर क्लास बनाऊं XYZ के नाम से, पब्लिक क्लास XYZ, और अगर उसको इनहेरिट भी कर दूं किससे इनहेरिट टू ABC, और यहाँ पर इसको बिल्ड कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखें कि ABC इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू द प्रोडक्शन लेवल। आप इसको इनहेरिट भी नहीं कर सकते।
तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द अदर क्लास टू ड्राइव फ्रॉम दिस क्लास। आप ड्राइव का क्या मतलब है? इनहेरिटेंस, कि आप इसको किसी और क्लास के साथ ड्राइव नहीं कर सकते, इसको कहते हैं ड्राइव करना। अब ये वाली जो क्लास हो गई, सॉरी यानी ये वाली जो क्लास हो गई, ये किसी और, यानी इसके साथ कोई क्लास जो है वो ड्राइव नहीं हो सकती। यानी इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि XYZ जो क्लास है, ये ड्राइव क्लास है किसकी? ABC की। ये ड्राइव हो रही है, XYZ जो है वो ड्राइव हो रही है ABC के। अब ABC का क्योंकि कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है, तो जनाब आप ये वाला काम नहीं कर सकते, इनहेरिटेंस भी पॉसिबल नहीं होती। और इसी तरीके से दे आर यूजुअली यूज इन द क्लास दैट कंस्टेंट द स्टैटिक मेंबर ओनली। तो अब इसको भी हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब आम तौर पर क्लास के तमाम मेंबर्स क्या होते हैं? स्टैटिक होते हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं इसके हवाले से कि वन यूज ऑफ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर इज व्हेन वी हैव ओनली वन स्टैटिक मेंबर, ओनली स्टैटिक मेंबर। यानी आप प्राइवेट कंस्ट्रक्टर भी तब इस्तेमाल करोगे जब आपके पास तमाम मेंबर जो हैं वो स्टैटिक होंगे, ठीक है। इसी तरीके से इट प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिंगलटन क्लास पैटर्न। सिंगलटन क्लास पैटर्न का मतलब ये होता है कि ये इंडिपेंडेंटली बस सिंगल ही तौर पर इस्तेमाल होगी। यानी अगर फॉर एग्जांपल पब्लिक इंटीजर ए है ना मेरे पास, एक वेरिएबल, इसी तरीके से पब्लिक स्ट्रिंग अगर बी कोई वेरिएबल है मेरे पास, तो जनाब हाउ इज़ इट पॉसिबल कि मैं इसको एक्सेस करूं आउटसाइड द क्लास? तो आप डायरेक्ट ABC क्लास का नाम लोगे, पब्लिक इंटीजर बी, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब ये सिंगलटन का क्या मतलब है कि अब ये जो भी कुछ इस क्लास की इम्प्लीमेंटेशन होगी वो क्लास के अंदर ही होगी। यानी क्लास का कोई भी मेंबर जो है वो आप आउटसाइड द क्लास, भले से वो पब्लिक ही क्यों ना हो, कंस्ट्रक्टर क्योंकि प्राइवेट है, तो सारा लुबे लुबाब क्लास का जो भी इम्प्लीमेंटेशन होती है वो कंस्ट्रक्टर पे होती है। यानी किसी भी क्लास की मेमोरी एलोकेट ही तब होती है जब उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अब इसका कंस्ट्रक्टर प्राइवेट कर दिया तो आप आउटसाइड क्लास इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते, सही है। तो ये सिंगलटन क्लास कहलाती है जो सिर्फ अपने आप में इंडिपेंडेंटली इम्प्लीमेंट हो। जनाब आखिरी पॉइंट हमारे पास क्या है कि once we provide a constructor that either private or public or any compile will not be add parameter less public constructor to be the class। अगर आपने को प्राइवेट अगर कंस्ट्रक्टर कर दिया है तो क्या हम इसमें पैरामीटर पास कर सकते हैं? यानी इंटीजर ए, इसको बिल्ड करते हैं। Once we provide a constructor that is either private or public or any, the compiler will not add the parameter less public constructor of the class। अगर आपने कोई भी क्लास, अगर कोई भी कंस्ट्रक्टर जो है आपके पास प्राइवेट है, पब्लिक है या कोई भी है, तो कंपाइलर जो है वो उसको पैरामीटर लेस कंसीडर नहीं करता, उसमें पैरामीटर हमारे पास अलाउ होते हैं जैसे कि यहाँ पर हो रहे हैं। अब आखिरी कॉन्सेप्ट जो हमारे पास अच्छा, एक एग्जांपल इन्होंने यहाँ पर ये ली हुई है प्राइवेट कंस्ट्रक्टर की, कि काउंटर की क्लास बनाई है, उसका उसका उसमें काउंटर के कंस्ट्रक्टर को क्या कर दिया? प्राइवेट कर दिया, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन। और उसके अंदर मेंबर क्या लिए? एक मेंबर, एक एट्रीब्यूट लिया स्टैटिक करंट व्यू के नाम से, और उसके अंदर एक मेथड लिया इंटीजर टाइप का विजिटेड काउंट के नाम से, और उसमें रिटर्न करवा दिया इंक्रीमेंट के साथ इस एट्रीब्यूट को। अब इन्होंने क्या किया कि जनाब काउंटर डॉट करंट व्यू, काउंटर डॉट करंट व्यू में 500 वैल्यू असाइन कर दी, और काउंटर डॉट विजिटेड काउंट, ये जो मेथड चलाया, तो मेथड ने क्या किया?
अकॉर्डिंग टू द बॉडी रिटर्न करवा दिया, जो भी इसको वैल्यू मिल रही है करंट व्यू की 500, उसमें एक का इंक्रीमेंट करवा दिया और उसके बाद सीधा सीधा यहाँ पे आपने प्रिंट करवा दिया। तो अब क्या वैल्यू होगी यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें, हमने कंस्ट्रक्टर को क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया, ठीक है। तो हमें अब इस क्लास में तमाम मेंबर क्या होने चाहिए, स्टैटिक होने चाहिए। हमने ए वेरिएबल को क्या कर दिया, पब्लिक स्टैटिक इंटीजर ए को इनिशियलाइज डिक्लेयर कर दिया, एक मेथड बना दिया पब्लिक स्टैटिक इंटीजर व्यू, यहाँ पे विजिटेड व्यू के नाम से ये मेथड हमने बना लिया और इसमें सीधा सीधा रिटर्न करवा दिया जो हमारा वेरिएबल था ए, उसमें प्लस प्लस प्री इंक्रीमेंट हमने करवा दिया। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, ए बी सी डॉट करने के बाद ए के वेरिएबल को हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं 100, ठीक है ना। अब इस एट्रीब्यूट में क्या वैल्यू आ गई, 100। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ विजिटेड व्यू क्या होगा यहाँ पे, जब ये मेथड चलेगा तो 100 में 1 का इंक्रीमेंट कर देगा। तो अब यहाँ पर अगर हम मेथड चलाएं ए बी सी डॉट करने के बाद विजिटेड व्यू का, तो ये हमें क्या वैल्यू करके दे देगा, ए की वैल्यू को 101 करके दे देगा और कंसोल डॉट राइट लाइन में हम ए बी सी डॉट करने के बाद ए वेरिएबल को दोबारा से प्रिंट करवा लेते हैं। तो अब यहाँ पे इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो हमने वैल्यू क्या दी यहाँ पर 100 और इसने इंक्रीमेंट करके क्या वैल्यू बना दी 101। लेकिन आप यहाँ पे नोटिस करो कि कंस्ट्रक्टर प्राइवेट था, तो जनाब आपका वेरिएबल और मेथड दोनों क्या होने चाहिए, स्टैटिक होने चाहिए। अगर मेथड को मैं नॉन स्टैटिक बना दूंगा तो ये मांगेगा इंस्टेंस, ये मांगेगा इंस्टेंस, और इंस्टेंस तो इसका बन ही नहीं सकता क्योंकि कंस्ट्रक्टर प्राइवेट हो गया। ये फलसफा समझ में आया सबको प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का। अब आखिरी मैनुअल के अकॉर्डिंग हमारे पास कॉन्सेप्ट रह गया कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। स्टूडेंट्स मुझे ज़रा एक्नॉलेज तो करो, चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं, या जी सर। यस सर। जी सर आ रही। क्लियर है। बस आखिरी कॉन्सेप्ट रह गया कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब ये मुझे बताओ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में कौन क्या जानता है, यकीनन ये उमैर भाई ने आप लोगों को पढ़ा दिया होगा। हाउ टू ओवरलोड कंस्ट्रक्टर एंड व्हाई वी ओवरलोड द कंस्ट्रक्टर, जल्दी से सर ये बताइए। सर मैंने नहीं बताया ओवरलोडिंग का। कंस्ट्रक्टर पे अभी नहीं आए आप लोग, मतलब बेसिक कंस्ट्रक्टर पढ़ा है पर ओवरलोड और कॉपी कंस्ट्रक्टर्स की टाइप्स अभी नहीं पढ़ी। टाइप्स नहीं पढ़े, चलें ठीक है। देखें कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है, इसकी डेफिनेशन हमसे ये कहती है एक क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बट नंबर ऑफ पैरामीटर इज डिफरेंट, ये इसकी डेफिनेशन है। मैनी कंस्ट्रक्टर बट नंबर ऑफ पैरामीटर इज डिफरेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूँ, इसी तरीके से यहाँ पर एक और कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूँ, इस कंस्ट्रक्टर में मैंने इंटीजर ए दे दिया, इसी तरीके से यहाँ पर मैंने दे दिया इंटीजर बी। अब आप मुझे बताइएगा जब मैं इंस्टेंस बनाऊंगा इस ए बी सी क्लास का, ए बी सी A1 विच इज़ इक्वल टू न्यू इंस्टेंस, और मैंने यहाँ पर दूंगा वैल्यू 10, तो अब मुझे बताइएगा कि ये एरर किस चीज़ का है और क्यों है। चलो हम यहाँ पर ये वाला काम भी कर लेते हैं। हमने कह दिया कि भाई दिस डॉट, सॉरी यहाँ पर हमने ए दे दिया, इसी तरीके से यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन हमने यहाँ पे भी दे दिया बी। अब मुझे बताएं क्या प्रिंट होगा या कुछ होगा या नहीं। क्यों एम ये इस एरर को कैसे डिफाइन करोगे,
क्यों आ रहा है ये सर error? क्योंकि हमने दो कंस्ट्रक्टर्स बनाए हुए हैं और दोनों में हमने अलग अलग पैरामीटर लिए हुए हैं, तो इसको क्या पता चलेगा कि कौन से पैरामीटर की हम बात कर रहे हैं। तो यानी एम्बिग्यूटी पैदा हो गई ना। जी सर, एम्बिग्यूटी। अब यहाँ पे लगेगा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट। मैंने बताया कि सेम कंस्ट्रक्टर बट नंबर ऑफ पैरामीटर इज डिफरेंट और टाइप ऑफ द पैरामीटर इज डिफरेंट। अगर मैं सिर्फ कुछ नहीं, भले से मैं दोनों में एक एक पैरामीटर रख दूं, अगर मैं सिर्फ टाइप चेंज कर दूं ना, तो दिस इज द प्योर एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब आप इस क्लास को एक जाविये से ऐसे चला सकते हो, एक जाविया इसका A2 का इंस्टेंस बन गया विच इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे नोटिस कीजिए पैरामीटर क्या है, एक है। पैरामीटर क्या है, एक है, लेकिन इसके दो बिहेवियर, दो शक्लें बन गई। एक कंस्ट्रक्टर सर क्योंकि डेटा टाइप इंटीजर, डिफरेंट है ना दोनों डाटा टाइप पैरामीटर्स की। डिफरेंट है। तो डेफिनेशन समझ लीजिए या नोटिस कर लीजिए, मैनुअल में भी मौजूद है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की डेफिनेशन ये है जनाब, सेम कंस्ट्रक्टर बट नंबर ऑफ पैरामीटर और द टाइप ऑफ द पैरामीटर इज डिफरेंट। अब यहाँ पर सर हमने अगर दो पैरामीटर्स हमने और उनमें से एक int टाइप और दूसरा डबल टाइप हो, तो उसके अंदर जब हम वैल्यूज देंगे तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? या दोनों अगर एक में फ्लोट हो और दूसरे में डबल हो, या डेसिमल हो और डबल हो, तो उसमें देखें, तो दोनों में एक ही वैल्यू जाएगी, तो फिर वो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? डबल में भी पॉइंटिंग वैल्यू अलाउ होती है और इंटीजर तो है ही इंटीजर। अब सर अगर डबल देखें और फॉर डेसिमल अगर एग्जांपल, देखें नहीं मेरी बात सुन, देखें अगर मैं यहाँ पर इसको 10.1 देता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो इस कंस्ट्रक्टर पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर में ये वैल्यू सर तो अलाउ आप नहीं ऊपर होगी। int की जगह डेसिमल लिखें। अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह डेसिमल लिख दूँ और यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे यही रहने दें। सही है। तो अब आप कह रही तब हैं कि कैसे यहाँ पे डिफरेंशिएट होगा अगर एम्बिग्यूटी हम पैदा नहीं होगी। हो जाएगी एम्बिग्यूटी पैदा। कहाँ हो रही है? नहीं हो रही। सर फिर पता कैसे चलेगा हमारे और ये इंस्टेंस को कि कंपाइलर को कौन? पता चल जाएगा, हमें पता करने की जरूरत नहीं है, ये कंपाइलर खुद ही डिसाइड कर लेगा। अगर कंपाइलर को ही कंफ्यूजन होती तो हम उसको एम्बिग्यूटी कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो रही थी कि एक टाइप है इंटीजर और इसको भी मैंने कर दिया इंटीजर। अब कंपाइलर को कंफ्यूजन ये होगी कि जनाब ये 10 वैल्यू कौन से कंस्ट्रक्टर में भेजनी है, क्या इसमें भेजनी है या इसमें भेजनी है। पॉइंटिंग की वैल्यू है वो पहला इंस्टेंस जो चलेगा, तो ये दोनों कंस्ट्रक्टर में जो है हमारे पास, अगर फॉर एग्जांपल देखें, अगर मैंने यहाँ पर इसको डबल कर दिया और इसको कर दिया डेसिमल, तो आउटपुट देख लेते हैं। जब एम्बिग्यूटी पैदा नहीं हो रही थी तो यकीनन आउटपुट भी ये देगा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि द कॉल इज एम्बिगुएशन, मीन हमने कुछ किया है यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पर m दे दूं, अब प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की टाइप नोटिस करो। डेसिमल जब हम यूज करते थे तो उसकी वैल्यू के साथ हम m देते थे, जब फ्लोट यूज करते थे तो उसकी डेफिनेशन के साथ f यूज करते थे। ये याद है कुछ? अब जब मैं यहाँ पर 10 दूंगा ना, तो इसको अब यहाँ पर ये कंफ्यूजन ये है कि जनाब ये है एक इंटीजर टाइप वैल्यू जो कि डबल तो एक्सेप्ट करेगा लेकिन डेसिमल नहीं करेगा। तो अब क्या करूं मैं? अगर मैं यहाँ पर इसको m प्रोवाइड कर दूं तो m जो है वो एक यूं समझ लें एक प्रीफिक्स होता है किसका, पोस्टफिक्स होता है किसका, डेसिमल वैल्यू का। अब इसको कोई एतराज़ नहीं होगा, ये सीधे सीधे जो है वो एक डेसिमल वैल्यू कंसीडर करते हुए इसको प्रिंट करवा देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको कोई भी नहीं दूंगा वैल्यू, तो अब ये एम्बिग्यूटी क्रिएट कर देगा। अब ये लेकिन सर तमाम डबल के टाइप जो है अंदर जो वो है, न्यूमेरिक टाइप डबल है। के अंदर तो डेसिमल के अलावा इंटीजर वैल्यू भी ले सकते हैं, तो फिर ये एम्बिग्यूटी क्यों कर रहा है? तो एम्बिग्यूटी इसकी वजह से, क्योंकि डेसिमल में भी ये वाली वैल्यू एक्सेप्टेबल होती है अगर आप इसका पोस्ट फिक्स लगा दो। सही, ठीक है सर। क्लियर है? तो अब यहाँ पर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इसी तरीके से, अब यहाँ पर एक और कंस्ट्रक्टर का हम बना देते हैं और इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट कर देते हैं। तो जनाब यहाँ पर क्या होगा कि फॉर एग्जांपल इंटीजर x कॉमा स्ट्रिंग y कॉमा
स्ट्रिंग, चलो यहाँ पर ये दो। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या दे दिया, 2 पैरामीटर प्रोवाइड कर दिए। अब देखो एरर नहीं है अभी भी, अगर हम यहाँ पर इस जाविये से देखें और अगर मैं कुछ नहीं तो यहाँ पर कोई और कंस्ट्रक्टर CTOR करके कुछ नहीं करता, तो अब देखो अगर यहाँ पर अगर मैं इस इंस्टेंस को क्रिएट करूँगा तो मुझे बताइए कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए। यानी अगर मैं कहूँगा इसको डिफ़ॉल्ट, इसी तरीके से मैं यहाँ पे कह देता हूँ इसको मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि डबल, इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसको कह देता हूँ डेसिमल, इसी तरीके से मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि 2 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। तो आप मुझे बताइए, मैंने सिर्फ एक इंस्टेंस बनाया, कौन सा कंस्ट्रक्टर रन होना चाहिए? डिफॉल्ट। सही है। अगर मैं यहाँ पर इसमें एक वैल्यू दे दूँ 10 और m के साथ, तो अब यहाँ पे मुझे बताइए, अब डेसिमल वाला, अब डेसिमल होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं, ये आ गया डेसिमल, ठीक है ना। इसी तरीके से अब यहाँ पर अगर मैं एक डेसिमल वैल्यू दूं और दूसरी वैल्यू दे दूं स्ट्रिंग, तो अब मुझे बताइए कौन सा इंस्टेंस, कौन सा कंस्ट्रक्टर चलना चाहिए? क्लास वाला सर 2 पैरामीटर वाला। सही है। अब ये चीज़ समझ में आ रही है आपको? आगे जाके अब देखो इसकी मैं एक एग्जाम्पल ऐसे दूं, हम लोगों ने विंडोज फॉर्म पे एक मेथड, वो तो मेथड यूज किया था ना, मैसेज बॉक्स डॉट शो, सबको पता है मैसेज बॉक्स। उसमें हम कितने तरीकों से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसको, या तो आप सिंपल एक पैरामीटर प्रोवाइड करो या 4 पैरामीटर प्रोवाइड करो, ऑप्शन है ना। मैसेज बॉक्स डॉट शो क्या है, इटसेल्फ एक है। इसी तरीके से ये क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या है, एक है, लेकिन इसकी शक्लें, इसके जाविये क्या हैं, अब डिफरेंट हैं। दिस इज द प्योर एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कि आप कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर रहे हो, कि आप एक ही कंस्ट्रक्टर को डिफरेंट जावियों से चला सकते हो। अगर मैं इसकी टाइप अगर फ्लोट कर दूं, तो फ्लोट में हमसे मांगता है वैल्यू, कौन सी वैल्यू, f। अब अगर मैं यहाँ पे f कर दूं, तो अब ये मेरे पास ये डबल का कंस्ट्रक्टर चलेगा। अब आप चाहो तो इसको फ्लोट कर दो। तो अब समझ में आ रही है, क्लास क्या है, एक है, उसके कंस्ट्रक्टर हमने डिफरेंट बना दिए। एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन हम उस क्लास को इन 4 तरीकों से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, 1 2 3 4। दिस इज कॉल्ड दी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब फाइनली हम डेफिनेशन पे आते हैं, फिर अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं, अटेंडेंस लेते हैं अगले सेशन में, ठीक है। अभी 1.5 मिनट रह गया, उसमें डेफिनेशन देख लो। मल्टीपल कंस्ट्रक्टर विद द सेम नेम बट the number and type of the parameter is referred to the constructor overloading। अपनी वॉइस प्लीज बंद कर दिया करो, माइक खुले में गाने चल रहे होते हैं, पढ़ तो कोई रहा नहीं होता, गाने सुनने तो क्लास ज्वाइन नहीं किया करो। अच्छा, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भाई सेम नेम ऑफ द क्लास बट नंबर एंड टाइप ऑफ द पैरामीटर इज डिफरेंट। ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की डेफिनेशन है। when there are more than one or multiple constructors the same name defined inside the class but number of parameters is different। चलो मैं नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करो, मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ इसको, फिर डेफिनेशन को देखेंगे। कोई सवाल हो तो तभी माइक ऑन करना, वरना अनम्यूट रखना, सब म्यूट रखना अपने आप को।